Morning aspirants, welcome to the Shivana Ice Academy's YouTube channel. पॉलिटिकल साइंस, जैसे आपकी डिमांड थी कि पॉलिटिकल साइंस पे सारी वीडियोस आनी चाहिए 1 to 1। आज हम लोग पूरी पॉलिटिकल साइंस, HAS, नायब तहसीलदार, allied services, in a sense of J electrical and different many other examinations जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, उसके अंदर आने वाली पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही शॉर्ट वर्जन में एक प्लेलिस्ट में मेंशन करूंगा जहां से 100% हर एक सवाल पॉलिटिकल साइंस में आएगा। एक PDF वर्जन में चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और उसके साथ में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करती होगी। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है, फटाफट से मेंशन करेंगे। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड सिटीजनशिप। देश भारत का संविधान जो है वो बहुत ही लिबरल है, रिजिड नहीं है। लिबरल होने का मतलब ये होता है कि वो चेंज हो सकता है, और चेंज कैसे होता है वो तो संशोधन से, अमेंडमेंट से। जैसे जैसे लोग आते जाते हैं नए नए, वैसे वैसे उनके हिसाब से संसद के अंदर अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। अनुच्छेद 368 संविधान का, अनुच्छेद 368 संशोधन करने में भरोसा रखता है। आते हैं 1 to 1। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? संविधान लिखा हुआ या फिर नहीं लिखा हुआ, पॉलिसी मेकर हो या लिखा हुआ हो, ये पर्टिकुलरली एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे गीता, कुरान, बाइबल है, वैसे एक लिखी हुई चीज़ जो होती है डॉक्यूमेंटेशंस के तौर पे, उसको हम संविधान कहते हैं। बट कुरान, गीता, बाइबल आर चेंजेबल। Oh, if I am Hindu, I can be Muslim by next day. If I am Muslim, I can be the Sikhism next day. But Samvidhan is somehow permanent. We fight for this. This is the words of Dr. Bhimrao Ambedkar साहब कि संविधान जो है वो परमानेंट है, लेकिन ये सारे धर्म, रिलीजन्स, कास्टिज्म एंड ऑल दिस ये टेम्परेरी। आज मैं हिंदू हूँ, कल मैं मुस्लिम बन सकता हूँ, मुस्लिम हूँ, कल मैं सिख बन सकता हूँ, लाइक दिस। तो लिखित भी होता है और नॉन रिटन भी होता है, दोनों तरह के होते हैं। फटाफट से मूव करेंगे आगे कि हमें संविधान क्यों चाहिए, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ज़रूरत क्या है। तो लिखा हुआ यहाँ पे ये है कि संविधान जो है एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स है। सेट ऑफ बेसिक रूल माने एक होता है क्रिमिनल प्रोसीजर्स के बारे में जो IPC CRPC बताती है, और एक होता है नॉन क्रिमिनल के बारे में, लिबरल प्रिंसिपल्स, जहाँ पे हाउ टू बिहेव, हमारे अधिकार क्या है मौलिक, हमारे कर्तव्य क्या है, सरकारों के काम क्या है, जुडिशरी के काम क्या है, लिबर्टी ऑफ वर्जन में क्या क्या चीज़ें सरकार को चलाने के लिए चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जहाँ जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कैसे काम करेंगे उसके बारे में मेन वर्णन होता है। लेकिन संविधान कभी भी नहीं कहता है इन अ सेंस ऑफ द थिंग दैट टेल्स अबाउट क्राइम, क्राइम के बारे में मेंशन नहीं करता। क्राइम के बारे में IPC CRPC है। तो इसमें मेंशन किया हुआ कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसमें से मेंशन किसने, एक डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है और एक होता है उसके नेचर बेस्ड के ऊपर। तो फटाफट से मेंशन करेंगे, एक संविधान होता है डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर, और एक होता है पॉलिटी या पॉलिसी के बेसिस के ऊपर। रिटन होता है और अनरिटन होता है। फटाफट से, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखा हुआ कौन से देश का है? तो असर है इंडिया का सबसे बड़ा लिखा संविधान है। 470 के आसपास आर्टिकल होने को आए हैं। 105 भारत देश में संशोधन हो चुके हैं। 22 पार्ट, 12 शेड्यूल, बहुत बड़ा लिखा संविधान हमारे देश भारत का है। अमेरिका का लिखा हुआ संविधान भी रिटन बहुत बड़ा है। अनरिटन, एक सवाल बनता है कौन से देश का लिखा हुआ संविधान नहीं है? तो आंसर है ब्रिटेन का, विच मीन्स इंग्लैंड का। आगे चलते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी और फेडरल क्या होता है? यूनियन होता है सिंगल वे में काम करने वाला, और फेडरल होता है दो तरफा, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। जैसे भारत देश एक प्योर फेडरल नहीं है, भारत देश एक यूनियन है। देश भारत के संविधान का आर्टिकल 1 कहता है भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट। एंड दैट सिंपली मेंशन अबाउट कि भारत देश नहीं बिहेव करता है USA की तरह। USA में 50 स्टेट्स हैं जिनका एग्रीमेंट हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पे जो है वो फेडरल सिस्टम है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम देखती है, स्टेट अपना देखता है। माने राज्यों की वहाँ पे अपनी अपनी जो है वो नागरिकताएं हैं।
एक राज्य की अपनी है, दूसरे की अपनी। भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में आप लाहौर इन सेंस ऑफ बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, किसी राज्य के, हिमाचल के हैं, आपको सिर्फ इंडियन होना ज़रूरी है। आप किसी प्लेस में रह सकते हैं। पहले JNK था, लेकिन JNK जो है अब टूट के JNK और लद्दाख बन गया, तो अब 370 भी उड़ गया, 35A भी उड़ गया, तो अब रहा नहीं बिल्कुल भी। फेडरल सिस्टम किसका है? कौन ऐसा देश है जो दो तरफा चलता है, जिसके पास सेंट्रल इलेक्शंस भी हैं और स्टेट भी है? स्टेट अपना देखती है, सेंटर अपने देखती है। ये है USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इफ समबडी इज आस्किंग यू कौन से देश का लिखा संविधान नहीं है, तो है ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इंग्लैंड। और कौन से देश का जो है फेडरल सिस्टम है, तो ऑस्ट्रेलिया है, USA है और कनाडा है। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस के ऊपर। मैं 20-25 मिनट की वीडियो कंटेंट क्रिएट करूंगा ताकि आप रिलैक्स करते हुए चीज़ें लर्न कर जाएं। फटाफट से मेंशन करेंगे। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक, री होता है अगेन और पब्लिक होता है लोग। डेमोक्रेसी के अंदर लोग बार बार किसी इंसान को चुनते हैं, बार बार किसी पर्सनैलिटी को चुनते हैं, या बार बार वोट करने का अधिकार रखते हैं, इसलिए उसको रिपब्लिक कहा जाता है। आप देखते हैं संविधान का जो पहला पन्ना है, जिसे हम कहते हैं द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवर्जिन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, ये 5 वर्ड जो मेंशन किए हुए हैं उसमें से एक रिपब्लिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपब्लिक मीन जहां बार बार अथॉरिटी है गवर्नमेंट को चुनने की लोगों के पास। आगे है डेमोक्रेसी। डेमो होता है पीपल, क्रेट होता है रूल। डेमोक्रेसी होती है रूल्ड बाय पीपल, एक ऐसा प्लेस जिसको लोग चुनते हैं, डेमोक्रेसी उसे कहते हैं। थियोक्रेसी क्या होता है? थियो का मतलब होता है गॉड, अल्लाह, भगवान, और क्रेट का मतलब होता है रूल करना। थियोक्रेसी होती है जहाँ पे लोग जो भगवान को मानते हैं, पंडित लोग जो होते हैं, उनके बिहाफ पे देश चलता है, वो देश को चलाते हैं, उसे थियोक्रेसी कहते हैं। थियो माने गॉड, क्रेसी माने रूल करना। थियोक्रेसी माने रूल्ड बाय द पीपल ऑफ गॉड, जो पंडित एंड ऑल दिस पीपल होते हैं। ऑटोक्रेसी, ऑटो माने सेल्फ, क्रेट माने रूल। एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा प्लेस जिसको खुद लोग चलाते हैं, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। कुछ पावर्स के एक सिंगल इंसान के पास हो, लोगों के पास, जैसे किम जोंग उन जो हैं वो डिक्टेटरशिप में भी रहते हैं, जो नॉर्थ कोरिया के हैं, और साथ में वो जो हैं ऑटोक्रेसी में भी है, सेल्फ रूल्ड, कि हम चलाएंगे, लोग नहीं चुनेंगे, वी द पीपल नहीं चुनेंगे। कौन? एक बंदा, एक इंसान होगा जो ही देश को चलाएगा। वो मर गया तो उसकी बहन या भाई, भतीजा, बच्चा, ये चलाएंगे। अगला है टेक्नोक्रेसी। ऐसे देश जिनको साइंटिस्ट चलाते हैं, एक ऐसे देश जहाँ पे साइंटिस्ट रूल करते हैं देश को, उसे कहा जाता है टेक्नोक्रेसी। रूल्ड बाय टेक्नीशियन, रूल्ड बाय द साइंटिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है फेसिज्म। FACIS। व्हाट इज फेसिज्म? फेसिज्म का मतलब होता है एक ऐसा कंट्रोल जो कल्चरल वैल्यू, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस के तौर पे होता है। एडवोकेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे जुडिशरी होती है, जुडिशरी, जज, वकील, जब देश को ये चलाते हैं, ये रूल करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पे, फॉरेन बिलीफ सिस्टम के तौर पे, जब जज, एडवोकेट, वकील ये देश को चलाएंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे फैसिज्म। अगला है एनार्की। एनार्की माने एक ऐसा देश जहाँ पे लॉ पे भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा नहीं है, कानून बन रहे हैं, टूट रहे हैं, देयर इज लॉलेसनेस, कि जहाँ पे लॉ को, कानून को कुछ माना ही नहीं जाता, हम कहते हैं एनार्की। मोनार्की होता है सिंगल रूल्ड। ये एग्जांपल रियल है किम जोंग उन का। मोनार्की माने सिंगल रूल, एक ही बंदा देश को चलाएगा, ना वहाँ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नोबडी विल बी देयर, ओनली सिंगल पर्सन विल रन द कंट्री, इज कॉल्ड मोनार्की। ओलिगैर्सी क्या होता है? ओलिगैर्सी होता है रूल्ड बाय फ्यू पीपल, फैमिली। जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये गांधी गांधी वर्जन में जो आ रहे हैं, यही चल रहा है, तो इसको हम ओलिगैर्सी कहेंगे। दिस शुड नॉट बी डन, ये नहीं होना चाहिए। परिवारवाद नहीं होना चाहिए कि कोई मरा उसका बेटा, कोई मरा उसका बेटा। हर किसी के पास स्किल नहीं होती है कि आप ये कहें कि भाई एक स्किल्ड पर्सन, अगर मान लो इंदिरा गांधी के पास एक क्वालिटी थी ऑफ रनिंग गवर्नमेंट, तो वो राहुल गांधी के पास भी होगी, उसके बेटे के पास भी होगी, एंड लाइक दिस। ऐसा नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड ओलिगैर्सी। नेक्स्ट वी हैव इज प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता है रिच पर्सनालिटी, मुकेश अंबानी, टाटा, अंबानी, बिरलास, जब देश को ये चलाएंगे, इसे हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टायरेनी क्या होता है? गवर्नमेंट एक एब्सोल्यूट रूलर के द्वारा चलाई जाती है। एब्सोल्यूट रूलर माने
कि एक बंदा कोई है, एब्सोल्युटली काम सारे वही करेगा, उसके ऑर्डर्स के ही काम होंगे। पूरा देश एक बंदे के ऑर्डर सुनेगा, उसके बिहाफ पे ही काम करेगा। सिंपल सी कहानी है। एक बड़ा शब्द आपको देने जा रहा हूँ मैं, फेडरेशन, फेडरलिज्म हमने पढ़ लिया हुआ है। एक शब्द देने जा रहा हूँ मैं, जूनता, JUNTA। जूनता होता है जब मिलिट्री ग्रुप देश को चलाती है। आप ये देखेंगे कि आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं या GD वाले जो होते हैं, आर्मी को हमेशा ऑर्डर्स दिए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का जो अल्टीमेट चीफ होता है पावर में, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। आफ्टर कंसल्टिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज द चीफ ऑफ एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। इन सबको वो चुनता है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये चीज़ें ऐसी हो जाएं कि आर्मी को, देश के डिफेंस फोर्सेस को ये चलना शुरू हो जाए पता कि हमारा प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है, तो जो देश को बचा रही है आर्मी, क्या पता वही आर्मी देश पे हमला कर दे अपने। इसीलिए ऑर्डर सिर्फ मानने पड़ते हैं, ऑर्डर लिए नहीं जाते हैं डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। इसीलिए आप देखेंगे कि आर्मी के जो GD इंसान होते हैं, उनको खास न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं दिया जाता है, मैगजीन्स नहीं। फिजिकल फिटनेस रखो अपनी, काम करो और ऑर्डर लो सुनो। अगर ये सोचने लग पड़े GDP के बारे में, ये सोचने लग पड़े देश के चल रहा है अच्छा, हिंदू मुस्लिम के बारे में सोचना शुरू कर दें इन लोगों ने, तो ये तो बिक जाएंगे। और कहीं ये ना हो जाए कि देश पे ही हमला कर दें अपने ये। इसलिए मौजूदा सरकार हमेशा जो है वो जुनता का यूज़ नहीं होने देती है, माने इतना काम नहीं होने देती है कि सरकार के ऊपर वहाँ की मिलिट्री हावी हो जाए। पर कई देश ऐसे हैं, पाकिस्तान से लेके काफ़ी देश और ऐसे हैं जिन पे अपनी मिलिट्री ने ही हमला कर दिया था और प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार कर लिया, प्रेसिडेंट गिरफ्तार कर लिया। इसे जुनता कहा जाता है मेनली वर्जन में। लास्ट हमारे पास है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप माने कि कैसा इंसान है जो डिक्टेट करेगा, ये करो मेरे लिए, वो करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब वे कह देते हैं कि दिस शुड बी डन, हमने ऑर्डर दे दिया हुआ, इट शुड बी डन वेरी क्लियरली मैनर के अंदर, इसे हम डिक्टेटरशिप कहेंगे। एक आदमी या कुछ ग्रुप ऑफ 10-12 बंदे देश को चलाएंगे, सिंपल सी कहानी है। अब आते हैं हम लोग हल्का सा नेक्स्ट वर्जन पे कि क्या और चीज़ें हमारे पास है। फिलॉसफी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। 4 चीज़ें मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे कि संविधान का वर्जन ऑफ शुरुआत हुई कैसे। 324 BC से लेके, BC माने बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का जन्म से पहले, AD से पहले, 324 BC से लेके 185 BC तक जो अशोका थे, एम्परर अशोका, उनके काफ़ी प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, कैसी चीज़ें होनी चाहिए, सरकारें कैसी चलनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उनके बिलीफ सिस्टम थे। वैसे संविधान के बारे में, जुडिशरी के बारे में बड़ी बड़ी बातें जो हैं गुप्ता एम्पायर के अंदर भी हुई है। उससे पहले कई रूलर्स आए थे, उनके बिहाफ भी हुई हैं, सकाई राज में हुई हैं, उससे पहले कई बार मौर्य एम्पायर में हुई हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। लेकिन इस वर्जन में एम्परर अशोका का नाम पहले आता जब संवैधानिक बातों का जिक्र होता है। जैसे कई पिलर्स पे, रॉक इंस्क्रिप्शंस पे उन्होंने मेंशन किया था कि ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो बाद में संविधान का हिस्सा बने। 1599 AD से लेके 1765 AD तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कई ऐसे थॉट रखे, कई ऐसे बातें कही जो संवैधानिक तौर पे संविधान को क्रिएट करने में काम आई। इसके बाद हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी ने टोटल कंट्रोल जब कैलकाटा के अंदर लिया, तो वहाँ पे भी कई ऐसी बातें, कई ऐसे रेवोल्यूशंस आए जो बाद में काम आए थे संविधान बनाने के। 1950 में फाइनली 1947 के आसपास, 48 के आसपास शुरुआत हुई बनने की इसकी, और करीबन 1.25 साल के आसपास जो है संविधान बनने में लगे, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। क्योंकि बन कब गया था ये? 26 नवंबर 1949 को, पर 2 महीने बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये कांग्रेस ने इस तारीख को याद रखने के लिए, कॉल 26 जनवरी, इसे याद रखने के लिए 2 महीने आगे शिफ्ट किया था, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलते हैं आगे, संवैधानिक फ्रेमवर्क के ऊपर आते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कैसे संविधान क्रिएट हुआ है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम 1 to 1 आएंगे। नंबर 1 है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था, दिस इज द फर्स्ट एवर बिगिनिंग ऑफ एन एक्ट जो रिलेट करता था कॉन्स्टिट्यूशन को। रीज़न क्या है? इस समय जो गवर्नर थे,
बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड देन वाइसरॉय एंड देन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है रेगुलेट करना शुरू किया था कंपनी के अफेयर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। इसके साथ में ही डिजाइन की गई एक पोस्ट जो थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, इसको गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। वारेन हॉस्टिंग या रेन हॉस्टिंग, जो प्रोनाउंसिएशन करना चाहें आप, वारेन हॉस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये पर्टिकुलरली सवाल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा ही जाएगा 100% कि वारेन हॉस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके तहत ही, इसी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत देश भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता के अंदर 1774 में, जो 1951 के आसपास, 50s के आसपास जो है वो दिल्ली शिफ्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट भारत देश में एक है, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट एंड सीजेआई ऑफ इंडिया। इसके साथ में और कई बातें, क्या देश भारत का जो जुडिशरी है उसको किसी और पर्टिकुलर प्लेस पे शिफ्ट किया जा सकता है? आंसर है हाँ। आज दिल्ली है, कल मुंबई हो सकती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दे कंसल्ट विद ईच अदर, दे फाउंड दिल्ली इज द बेस्ट प्लेस, दैट्स व्हाई द प्रेजेंट कोर्ट ऑफ सुप्रीम इज इन दिल्ली। एस्टैब्लिश की गई सुप्रीम कोर्ट कैलकाता में 1774 में। अगला हमारे पास है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो भी इंडियन अफेयर्स थे, इंडियन कहानियां, काम, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारे का सारा चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। जो इंडिया का अफेयर्स था सारे का सारा उसके अंडर आ गया, और एक कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, कुछ मेंबर्स वहां पे रखे गए जो मैनेज करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स को। ये बात कही गई अंडर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। बड़ी बड़ी बात इसकी ये थी। 1793 में चार्टर एक्ट पास हुआ। चार्टर एक्ट 1793 में पास हुआ, जहां पे ये बात कही गई कि जो गवर्नर जनरल होंगे वो काउंसिल के जो डिसीजंस होंगे उसको ओवर हिडन करेंगे, विच मीन्स कि काउंसिल ऑफ मेंबर्स, जो भी मेंबर्स उस समय पे थे, उसको अगर गवर्नर जनरल ने कोई बात कह दी है तो वो ओवर हिडन हो जाएगा। माने गवर्नर जनरल कैन टेक एनी डिसीजन दैट कैन ओवरकम द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। सिंपल सी कहानी है। और कंपनी को मोनोपोली दी गई, सिंगल लिबर्टी दी गई कि वो 20 साल के लिए और इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से 20 साल के लिए मोनोपोली दी गई थी कंपनी को बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट। अगला है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनको ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया became the governor general of Bengal. Sorry, governor general of Bengal became the governor general of India. लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत देश के पहले गवर्नर जनरल बने। ये अंडरस्टैंड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन से एक्ट से भारत देश में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे? विलियम बेंटिक। आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बहुत अमेजिंग चीज़ है। इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपनी मोनोपोली को लॉस करा टी ट्रेड के लिए और चाइना ट्रेड के लिए। चाइना ने ब्रिटिशर्स के साथ में और भारत पर्टिकुलर देश के साथ में टी ट्रेड करना बंद कर दिया इस एक्ट के दौरान, और देश भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज क्रिएट की गई। आज भारत देश की सबसे बड़ी सर्विसेज हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं इसको क्रिएट करने के लिए सिविल सर्विसेज क्रिएट की गई, एंड दैट वाज इंडियन सिविल सर्विसेज। ICS ये क्रिएट की गई थी बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था। अगला हमारे पास आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है वो कहता है कि जो सिविल सर्विसेज बनाई गई थी उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से भारत देश में सिविल सर्विसेज जो लोग पार्टिसिपेट करते थे उसके अंदर भारत देश में जो है वो कौन आया? भारत देश में इंडियन को भी डाला गया। और आप ये जानते हैं कि पहले इंडियन सिविल सर्विसेज निकालने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर became the first person who qualified for the Indian civil services.
इसके बाद में सिविल सर्विसेज जो इंडियंस को दी गई ये तो अच्छा था, साथ में जो काउंसिल बनी थी पहले, जहां मैंने आपसे कहा कि गवर्नर जो है थे वो काउंसिल की पावर को ओवरहिटन कर सकते थे, उसी समय पे भारत देश में इंट्रोड्यूस किया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसके तहत भारत देश की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया गया। भारत देश की काउंसिल में पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया कि मेंबर भारत देश के ज़्यादा होने चाहिए। इसके तुरंत बाद भारत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और इसके तहत जो है देश भारत में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको देश भारत का वायसरॉय नाम दिया गया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम द वायसरॉय ऑफ इंडिया, और देश भारत के पहले जो वायसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। देश भारत में इसके साथ में ही भारत में एक नई जॉब क्रिएट की गई, एक नया औहदा क्रिएट किया गया, एंड दैट वाज द जॉब ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ही बनाया गया था। न्यू ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंतर्गत जो वायसरॉय थे वो नॉमिनेट कर सकते थे इंडियन को नॉन ऑफिशियल मेंबर। ये एक बात कही गई कि वायसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल इन द काउंसिल। माने जो काउंसिल थी उस काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल तौर पे वायसरॉय को नॉमिनेट करना होगा इंडियन को। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंडियन के फेवर में आना शुरू हुई। ये बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पे था। इसके बाद आया हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से देश भारत में लिमिटेड प्रोविजन ऑफ एक्ट प्रोड्यूस किए गए, जिसमें आप देख सकते हैं, अब ये लिखा हुआ है द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन में कुछ ऐसी लिमिटेड चीज़ें रखी गई, ऐसे इनडायरेक्ट प्रोविजन किए गए जो इलेक्शन के यूज़ के प्रोविजंस में काम आने थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे उनके नंबर को बढ़ाया गया काउंसिल के अंदर, जो ऑफिशियल नहीं थे नॉन ऑफिशियल थे। ये भी हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर आया। देश भारत का सबसे बड़ा सवाल, मेरा ये मानना है कि देश भारत का सबसे बड़ा सवाल जो है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के ऊपर हमेशा बनता है। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो हम फटाफट से आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 में बना था, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, इसमें लॉर्ड जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसरॉय थे इंडिया के। अंडरस्टैंड कीजिएगा। बोलेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंडर, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। Who was Morley? Secretary of the state. Who was Minto? Viceroy of the state. इसके बिल्कुल बाद जो है ये बात आएगी, लॉर्ड मिंटो जो है उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं। ये अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज़ को। और इसके दौरान एक और चीज़ थी, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। माने जो वोट करने के डिफरेंट प्रोसीजर्स थे मुस्लिम पर्सनैलिटी के लिए भी अलग किए गए। दे कैन वोट सेपरेटली, उनके लिए अलग सिस्टम ऑफ वोटिंग सिस्टम बनाया गया मुस्लिम्स के लिए। ये भी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के दौरान ही था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे। आगे चलेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मोंतोग या मोंतेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। इसमें मोंतेग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इसके बिल्कुल बाद इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। इसके साथ में ही हाई कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की गई इंडिया के लिए लंदन में, ताकि लंदन की जो जो चीज़ें हैं इन सेंस ऑफ इंडिया तक प्रॉपर प्रोसीजर बनता रहे उसका। तो हाई कमिश्नर की पोस्ट बनाई गई, ये भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन इसमें किया गया और ये कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़,
कि 6 मेंबर में से 3 मेंबर जो हैं वो इंडियन होने चाहिए गवर्नर जनरल की काउंसिल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोंटेग चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि 6 मेंबर में से जो 3 मेंबर होंगे गवर्नर जनरल काउंसिल के, वो इंडियन होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारे पास है साइमन कमीशन, 1927 में आया, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कहा गया कि कमीशन के अंदर जो 7 स्टैट्यूटरी पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज होंगी, 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट रिपोर्ट द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंतर्गत इंडिया की कंडीशंस को बनाने के लिए, रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए 7 मेंबर का स्टैट्यूटरी माने बाय लॉ, बाय क्रिएटिविटी ऑफ लॉ कमीशन क्रिएट किया गया। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के ऐसी पॉलिसीज, ऐसे रिफॉर्म्स थे कि साइमन गो बैक के नारे भारत देश के अंदर लगाए गए थे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरलिज्म और फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स वुड रिकमेंड बट नेवर कम टू, माने फेडरल सिस्टम बनाया गया, प्रिंसली स्टेट्स को अलग सिस्टम रखा गया और ब्रिटिश इंडिया को अलग रखा गया। उसके दौरान एस्टैब्लिशमेंट की थॉट रखी गई, लेकिन वो पास आउट उसमें नहीं हो पाए। साइमन कमीशन 1927 में आया था, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगला है कम्युनल अवार्ड 1932। कम्युनल अवार्ड जो है ये अनाउंस किया गया था बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड। ये रैमजे मैकडॉनल्ड का नाम याद रखिएगा। और ये अनाउंस किए गए थे कम्युनल अवार्ड्स। ये कम्युनल अवार्ड्स क्या हैं? इसने एक स्कीम नॉमिनेशंस के तौर पे रखी माइनॉरिटीज़ के लिए, कि माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए वोट करने के लिए या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, विच केम्स टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड। माने माइनॉरिटी को भी अवार्ड्स के तौर पे उनको भी पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए, इसी को कम्युनल अवार्ड कहा गया था। अनाउंसमेंट की गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश रैमजे मैकडॉनल्ड। अगला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। गांधी जी ने यरावदा जेल के अंदर कम्युनल अवार्ड को बाहर निकालने के लिए या एक्सटेंशंस के लिए गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ रखा था। कहाँ पे? यरावदा जेल के अंदर। और एट द एंड जो है ये एग्रीमेंट हो गया कि जो कांग्रेस है और डिप्रेस लीडर है, जो कि माइनॉरिटी के अंदर आते हैं या बहुत ही पिछड़ी जाति या प्रजाति उस समय की थी, जो माइनॉरिटी का हिस्सा थी, उनको जो है वो पार्टिसिपेशन दिया गया पूना पैक्ट के बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने सिंपली मेंशन करा कि बाय कैमरल सिस्टम जो होगा उसमें 11 में से 6 पर्सनैलिटीज जो होंगी वो प्रोविंस की होंगी, माने वो इंडियन पर्सनैलिटीज होंगी सारी की सारी। इसके बाद अगला जो था, इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत सारी चीज़ें हुई, उसमें से एक हम मेंशन करेंगे। जो काउंसिल ऑफ इंडिया था उसको इसने एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो था वो इसी से बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट RBI 1934, बट वो क्रिएट हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ है 1935 में। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और साथ में एक लास्ट इसके बारे में बात कहें तो लास्ट यही है कि इट एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल क्लास, विमेंस एंड वर्कर्स। माने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जो माइनॉरिटीज़ थी, जो विमेन थी या जो शेड्यूल कास्ट थी, इनकी रिप्रेजेंटेशंस को ज़्यादा पार्टिसिपेट के तौर पे रखा। माने इनको भी मौका दिया कि कॉमनल अवार्ड के अंतर्गत इनकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, माइनॉरिटी से मेंबर होने चाहिए, विमेन की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, लेबर वर्कर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, मैनी मोर। ये सिंपल कहानियां हैं। अगला हमारे पास थे अगस्त ऑफ 1940 में आया था। अगस्त ऑफ जो था वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इंडियन मेंबर को बढ़ाने के लिए था, कि वाइसरॉय की जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो इंडियंस के नंबर हैं वो इंक्रीज होने चाहिए। इंडियन नंबर शुड बी इंक्रीज, माने भारतीय लोग ज़्यादा होने चाहिए। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में।
डोमिनियन स्टेट का स्टेटस भारत देश को दिलवाया इसने, इंडिया ने। डोमिनियन स्टेट माने कि अब कुछ जो डिसीजन होंगे वो इंडिया भी लेगा। इंडिया टू गेट अ डोमिनियन स्टेट स्टेटस, और यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटिश प्रोविनेंस और प्रिंसली स्टेट के बीच में एक माध्यम बन के रहेगी, क्रिएटिविटी करेगी बीच में आके, इसकी बात कही गई। सीआर फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला के अंतर्गत जो है मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग वुड सपोर्ट द कांग्रेस डिमांड फॉर द कंप्लीट फ्रीडम। माने जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस की डिमांड को फुल सपोर्ट करेगी, जो नहीं करती आई थी। ये सीआर फॉर्मूला दिया गया, लेकिन ऐसा एट द एंड में हुआ नहीं। वेबल प्लान 1945 में आया, जिसने एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक नई फॉर्म करने की बात कही। वेबल जो थे, इनको जो इनके पोर्टफोलियोज थे डिफेंस के रिलेट करते हुए इंडियन मेंबर्स को, इन्होंने ये रखे वहाँ पे। इन्होंने ये भी कहा कि जो वॉइस रॉय हैं और कमांडर इन चीफ हैं, इनको छोड़ के सारे बंदे जो काउंसिल के अंदर होंगे वो इंडियन होने चाहिए। वेबल प्लान का ये उदाहरण था, लिखा हुआ है एक्सेप्ट द वॉइस रॉय एंड द कमांडर इन चीफ, ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल आर टू बी इंडियन। माने वाइस रॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो क्या होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लॉर्ड एटली। एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। लॉर्ड एटली ने अनाउंसमेंट करी, इसको कहते हैं लॉर्ड एटलीज अनाउंसमेंट। 15 मार्च 1946 को लॉर्ड एटली डिक्लेयर्ड दैट एज द टाइड ऑफ नेशनलिज्म वाज सर्गिंग अहेड in India, it was in British interest to take position action। माने जिस समय पे ये सारी नेशनलिज्म की चीज़ें हो रही थी भारत देश के अंतर्गत, उस समय कुछ डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश का लेना बनता है। ये लॉर्ड एटली की अनाउंसमेंट थी कि अब क्या किया जाए, अब क्या पार्टिसिपेशन दी जाए, अब क्या डिसीजन मेकिंग की जाए। ये लॉर्ड एटली की अनाउंसमेंट हुई मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया 1946 के अंतर्गत, जिन्होंने संविधान बनाने की डिमांड रखी, जिन्होंने संवैधानिक असेंबली बनाई जहां 389 के आसपास मेंबर्स भी थे, हजारों और कहानियां। तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान वाज टू क्रिएट इंडिपेंडेंसी। कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्ट फॉर अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द मुस्लिम्स। कैबिनेट मिशन प्लान ने कांग्रेस के लिए जो असेंबली क्रिएट करी थी या देश के लिए, उसी को माध्यम माना। उन्होंने ये मना करा कि मुस्लिम लीग के लिए अलग संवैधानिक असेंबली नहीं बनाई जाएगी। अगली कहानी क्या थी? अगली कहानी ये थी कि संवैधानिक असेंबली जो है वो सेटअप की जाएगी भारत देश के संविधान के लिए, और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से ही भारत देश में जो है वो एक गवर्नमेंट बनी थी, जो कि प्योरली गवर्नमेंट नहीं थी। उसको हम आगे देखेंगे कि वो एग्जैक्ट गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वो उसे गवर्नमेंट का एक नाम दिया गया है, एडहॉक गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट से कहते हैं हम लोग। आगे है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इसके अंतर्गत जो वॉइस रॉय थे उनके ऑफिस को डिस्ट्रॉय किया गया और गवर्नर जनरल को रखा गया दोबारा से। सेक्रेटरी ऑफ ऑफिस को अबॉलिश किया गया। भारत देश को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया बने, एंड फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल वाज सी राजगोपालाचारी। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल वाज सी राजगोपालाचारी, जो इंडियन थे। पहले इंडियन गवर्नर जनरल वो सी राजगोपालाचारी, और पहले गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के जो थे वो माउंटबेटन थे। इसको भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। लास्ट मैं पोर्टफोलियो के ऊपर आता हूँ, फिर चीज़ें खत्म करूँगा मैं। सवाल हमेशा दागा जाता है एग्जामिनेशंस के अंदर, इंटीरियम गवर्नमेंट बनाई गई थी, माने रियल गवर्नमेंट नहीं थी, भारत सरकार अभी सत्ता में नहीं आई थी, इलेक्शंस नहीं हुए, सिर्फ टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई थी कि कौन बंदे बनाए जाने चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन मिनिस्टर और कॉमनवेल्थ रिलेशंस दिए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है होम मिनिस्ट्री दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड मिनिस्ट्री दी गई, एग्रीकल्चर। डॉक्टर जॉन मथाई को इंडस्ट्रीज दी गई, जो बाद में रेलवे मिनिस्टर बने थे। जगीवन राम को लेबर दिया गया। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस दिया गया।
लियाकत अली खान को फाइनेंस सिस्टम मिला। सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन सिस्टम दिया गया। चंदी रग्गर को कॉमर्स दिया गया। गंजनफो अली खान को हेल्थ दिया गया। जोगिंदर नाथ मंडल को दिया गया लॉ। मैं अगर अपने हिसाब से कहूँ 5 नाम कि 5 पर्सनैलिटीज़ के नाम अगर आपसे पूछे जाएंगे तो क्या होंगे, तो नंबर 1 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई एंड दिस सी राजगोपालाचारी, लियाकत अली खान। पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इंटीरियम गवर्नमेंट के, पूछा जाएगा। आंसर है लियाकत अली खान। पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, सी राजगोपालाचारी, कब, इंटीरियम गवर्नमेंट के। आखिरी में रियलिटी पे आता हूँ, फिर मैं चीज़ें फ्री करूँगा, कुछ मुद्दे कल डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट कैबिनेट जब बनाई गई फ्री इंडिया की 1947 में, तो उस समय कौन क्या था। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, जब भारत देश आज़ाद हो गया था उस समय 1947 में किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए प्राइम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए होम मिनिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एग्रीकल्चर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन दिया गया, जॉन मथाई को रेलवे मिला, आर के शनमुगम शेट्टी को फाइनेंस मिला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को लॉ मिला, राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ सिस्टम मिला पूरे का पूरा। ये सारी की सारी एजुकेशन सिस्टम जो था वो हमारे देश में आया। तो 4-5 नाम मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, आपसे ये नाम पूछे जाएंगे। कौन पहला प्राइम मिनिस्टर था, नेहरू जी। पहले होम मिनिस्टर पटेल साहब। पहले फूड मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जॉन मथाई पहले रेलवे मिनिस्टर थे। शमुगन शेट्टी वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। भीमराव अंबेडकर साहब वाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। ये 5-6 नाम जो है वो आपसे 100% पूछे जाएंगे एज पर फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 इज कंसर्न। कल इसका बी पार्ट आता रहेगा। पॉलिटिकल साइंस के लिए शिवाना आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हर एक मुद्दे को आईपीसी, सीआरपीसी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन हजारों और बातों को लेके फटाफट से विद इन आने वाले 15 दिनों के अंदर हम पूरी पॉलिटिकल साइंस खत्म करेंगे। हम आपको पॉलिटिकल साइंस की प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना के देंगे जहां पे शुरू से लेके अंत तक एचएएस, एलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार एंड डिफरेंट अदर एग्जामिनेशन, एसएससी, सब इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, जेबीटी, टीजीटी, ये सारे एग्जामिनेशन को ये वीडियोस कवर करेंगे। आज यहाँ हम फिनिश करेंगे। वीडियो में कंटेंट बताते रहे कि आपको क्या और चीज़ें चाहिए, कंटेंट कैसा था, क्या चीज़ें और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए। मैं नहीं हूँ शिवाना इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट करें सेक्शंस के अंदर कैसी वीडियो रही और क्या आगे चीज़ें होनी चाहिए। आज के लिए यहाँ ही हम ख़त्म करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।